आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट पढ़ लिया, हमने दो सेल के बारे में बात करी थी। दो सेल में से जो एक सेल है वो आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत आसान सा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, बस जस्ट अपोजिट। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर जरा इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी सेल जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो। क्या क्या बोल दिया, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस हो। सर जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी चीज का लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन कराया जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके या उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, केमिकल एनर्जी। यानी कि समझना कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे किसी में से और नया केमिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे प्रोसेस में जो सेल इन्वॉल्व होगी उस सेल को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जबकि इसका उल्टा हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझते हैं। आप जरा ध्यान दो, छोटी सी बात, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक बीकर लेते हैं, है ना, बीकर लिया, बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम लोग। ये लो जी, आपने क्या काम किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन फिलअप कर दिया जाता है। सही है, इसमें क्या हुआ, एक सॉल्यूशन भर दिया आपने, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं। तो जैसे आपने इसके अंदर से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी, तो यहां पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो जब इस सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो होगा तो साथ में देखो, सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है, कैटायन के साथ एनायन भी है। तो ये चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ये कैसे भी जाएंगे, इधर उधर बहेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे आपने कनेक्ट करा तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये नेगेटिव की तरफ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आने जाने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है आपका, इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो हो गया, करंट का फ्लो हो गया बहुत आराम से। सही, तो क्या होगा, एक जगह पे डिपोजिशन यानी कि लिबरेशन, केमिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये होगा आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जांपल से समझते हैं आपने, चलो बचपन की बात करते हैं, 10th क्लास में जाते हैं, आपने सबसे आसान पढ़ा होगा, क्या दिलवाऊं, पक्का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा है ना सब लोगों ने, पक्का आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आप लोग क्या काम करते थे, वाटर को क्या काम करते थे, तोड़ते थे, H2O को ब्रेक डाउन करते थे, लिक्विड था। सही है, जैसे इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते थे तो ये ब्रेक डाउन होता था H2 प्लस O2, है ना, पक्का। हाँ, तो अब यहाँ पे खतरनाक क्वेश्चन भी आता था जिसका जवाब बड़ी मुश्किल से निकल के आता था कि H2 कौन सी इलेक्ट्रोड पे रिलीज होगा, कैथोड पे, कैनोड पे, है ना, ऐसे करके। ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस।
तो सेम प्रोसेस आपका ये लगता था, ये और भी जगह पढ़ा था आपने, क्या दिलो पक्का एसिड बेस वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कहाँ पे, एसिड बेस में आपने NaOH का फॉर्मेशन करा था, NaOH का फॉर्मेशन किया था, याद करो, सही है। एक जगह पे और पढ़ा था, फिर से याद दिलाओ, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में ये सारा प्रोसेस आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मेटल नॉन मेटल में आपने प्योरिफिकेशन ऑफ या रिफाइनिंग पढ़ी थी, किसकी, मेटल्स की, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, हाँ कॉपर का रिफाइनिंग पढ़ा था आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज आपने पढ़ी है, तो इतना कोई टफ चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिबरेशन हुआ किसी का गैस का, कैसे करके हुआ, क्या चीज हुई, अब ये लोग हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो फटाफट से लिखो, जिसका नहीं लिखा होगा वो लिखो फटाफट से। क्या लिखना है, पहले लिखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखोगे द सेल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर उसके बाद लिखोगे प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डैश लगा के लिखोगे क्या, द प्रोसेस इन विच there is a breakdown of chemical with the help of, there is a breakdown of chemical with the help of electricity, with the help of electricity there is a breakdown of, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे करके एक एपरेटस सा तैयार कर लो, फटाफट से इसको कर लो, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। देख लिया इतना? अब आगे देखो, अब हम लोग मान लेते हैं कोई एक सॉल्ट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एक सॉल्ट मान लेते हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं, तो मैकेनिज्म समझते हैं आखिरकार प्रोसेस होता है, सही है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या काम किया, एक सॉल्ट मान लिया, एक सॉल्ट AB, ठीक, AB कोई भी सॉल्ट है आपका। तो अब देखो जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या चीज बनेगी, ये ब्रेक होगा A+ और B-। तो ऑब्वियस बात है क्या बनेगा, आयंस बनेंगे, सही है। तो जैसे ही आप लोगों ने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो प्लस वाला प्लस की तरह एक्ट करेगा और माइनस वाला जो माइनस से कनेक्ट है टर्मिनल से बैटरी से, तो वो उसकी तरह एक्ट करेगा। यानी कि जो प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, A+, देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A+ और B-। तो क्या होगा, प्लस वाला जो चार्ज है वो किधर की तरफ जाएगा, ऑब्वियस बात है माइनस, अट्रैक्शन होगा, तो ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक। तो बात करें तो क्या हो रहा है, प्लस की तरफ आयंस जा रहे हैं और माइनस की तरफ जा रहे हैं। देखना जरा, मैं अभी यहाँ पे कोई भी टर्म कैथोड एनोड यूज नहीं कर रहा हूँ, सही है। जो चीज यूज कर रहा हूँ अभी वो चीज देखना, कभी दिमाग में आए कैथोड तो लिखा नहीं, एनोड तो लिखा नहीं, वो भी आएगा पर याद रखना। यहाँ पे क्या चीज हुई, प्लस पे, पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव कौन सा है आपका ये वाला, इस पे क्या चीज आया, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, तो यहां लिख देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, आपका कौन पहुंचा, B-। B- क्या काम करेगा आपका, B- क्या काम करेगा, देखना, B- इलेक्ट्रॉन को लूज आउट करेगा और B में कन्वर्ट, ये तो चीज होगी पक्का, ठीक। अब देखो ये A कहां पहुंचा, A कहां पहुंचा आपका, ठीक, नेगेटिव के पास, नेगेटिव कहां पहुंच गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, सबको पता है, दिख गया। तो क्या होगा, A+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन आता कहां से है ना, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बैटरी है ये सप्लाई करती है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस बैटरी से इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इस बैटरी का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे इसने पॉजिटिव टर्मिनल पे किसने दे दिया, B ने, ऐसा होता है। देखते हो चार्ज का फ्लो होगा, सही है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से आ रहा था, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे A बनेगा पक्का, तो ये प्रोसेस होगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड्स के नेम देते हैं, इलेक्ट्रोड्स के नेम कैसे दोगे, कैथोड और एनोड, दो तो नाम देने हैं। जरा देखो आप लोगों को ये पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो सर जरा ध्यान देना, एनोड पे ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, ऐसे बोल दो।
आपको पहचानना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव से किसमें पहुंच गई, जीरो में। तो यहाँ यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो बार लगा हुआ है मेटल का, इसको क्या कहोगे, एनोड। क्या कहोगे, एनोड। और दूसरा वाला पार्ट देखना जरा, ये वाला दूसरा वाला क्या कराया जाएगा, सिंपली कैथोड। क्या कराया जाएगा, कैथोड। अरे समझ में आया ना, पक्का। तो यहाँ पे एनोड आपका पॉजिटिव है और कैथोड कैसा है, नेगेटिव। अरे जस्ट उल्टा हो रहा है ना पुरानी वाली सेल का, याद आया, पुरानी वाली सेल का कैसा हो रहा है, जस्ट उल्टा, अपोजिट। यहां तक क्लियर। तो ये एक तरीके से मैकेनिज्म हो गया आपका किसका, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखो, बहुत आसान सा टॉपिक चल रहा है, ठीक। आगे देखो, अब दिमाग में चीजें आती हैं, यार किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, है ना सर, ये तो बता दो ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। इसका जवाब कौन देगा, एक सीरीज, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 3 नाम है, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि क्या है, एक अरेंजमेंट है। मैं हर बार से वही बात बताता हूँ, ठीक है, इसलिए समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। क्यों, यही तो पॉसिबल है कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट मिक्सचर मिल जाए आपको आयंस के, तो उनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इस बात का जवाब देने के लिए हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। फटाफट से इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब दिमाग में फिर चीज आ रही है कि एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि यहाँ पे क्या चीज हुई, कैसे करके फ्लो हो गया। देखो, अगर मैं यहाँ पे मेटल्स के साथ में और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कंपेयर करता हूं, किसको, मेटल को, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज निकल के आती है। देखो, मेटल में जो फ्लो होता है चार्ज, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, मेटल के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, these are the ions। कौन है, आयंस। आयंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक आयन नहीं है, दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटायन और एनायन, बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यहां तक समझ में आया, पक्का क्लियर है। चलो, तो ये चीज क्लियर होगी। अब छोटी छोटी सी बातें, सही, तो बात करते हैं आगे समझना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि मेटल में कैसे करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैसे करंट आपका फ्लो होता है, यानी कि चार्जेस का फ्लो कैसे कैसे करके होता है। इतना समझ में आया सब लोगों के, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ किसी को दिक्कत हो तो नहीं है, तो आगे चलते हैं। चलो, अब इसके बाद छोटी छोटी सी टर्म्स, जैसे पहले आया आपका रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस पढ़ा हुआ है, ये भी 10th क्लास की सुनी यादें, बहुत पुरानी बातें है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, पढ़िए, यादें ताजा करो। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि कोई करंट जा रहा, आराम से जा रहा है, अबे किधर जा रहा है, रुक जा, इससे क्या हुआ, रोक दिया। तो यानी कि चार्ज बह रहा था, अब बह रहा था मतलब ये नहीं बह रहा था, मतलब फ्लो हो रहा था, ठीक है। बहुत से लोग चार्ज बह रहा है सुनेगा ही नहीं, हमारी तो बाइक किधर भी चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज फ्लो हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। अब उसको कोई ना कोई चीज अपोज करेगी, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। समझ में आया, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। सबसे पहले ये ओम्स ने पढ़ी थी, याद है ना, ओम 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 ओम, नहीं याद, जादू आ जाएगा भैया, रहने दो। देखो, तो आप लोगों ने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पे आया था रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको रेसिस्टेंस होगा। ठीक, जब हमने इसको स्टडी किया था तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था A के, इन दोनों को मिला दिया था तो क्या आया था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। समझ में आया? देखो तो यही हुआ था। फिर उसके बाद हाँ क्या आया, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल आया इज इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट सर में दर्ज करने आया L अपॉन A। याद आया? ये क्या था, रो, हाँ हम तो नहीं रो रहे, तुम रो, ठीक है। ये क्या था, हाँ इसको बोलते हैं क्या, रो, दैट इज रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते थे, रेसिस्टिविटी। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर। इसके क्या चीज होती थी, याद करो, फिजिक्स में पढ़ा था, कुछ कुछ सुनी यादें, क्या हो जाता, हाँ रेसिस्टिविटी की अगर देखो आप डेफिनेशन भूल जाओ तो तरीका एक और है अपने पास, क्या, R इज इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन A, ये पक्का। तब रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, ऐसे लिख दूं, रो इज इक्वल टू R, पक्का। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूं और इसकी वैल्यू भी कितनी कर दूं, 1 कर दूं, तो मेरे पास रो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जरा देखो, रो इज इक्वल टू कितनी आई, आ गया। तो इसका मतलब आई कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ रो इन टर्म्स ऑफ आर। रो इज नथिंग, क्या, कि जब a की वैल्यू 1 हो जाए और l की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उस टाइम पे जब आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेसिस्टिविटी, यानी कि द रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, यूनिट तो बोलते हैं इसको, एक को क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना, यूनिट, तो यूनिट बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी। समझ में आया? तो डेफिनेशन तो याद करनी बहुत है, ठीक। अब इनका अपोजिट आ जाओ भाई, एक बात बताओ, कुछ सोचो कि रेसिस्टेंस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो इतनी सी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा, अब भाई बताओ कंडक्टेंस क्या है, सीधा सीधा बोलोगे, देख भाई तुम हमें रोक रहे हो, हम तुम्हें चला रहे हैं, तो जो चला रहा है वो कौन हो गया, कंडक्टेंस, और जो रोक रहा है वो कौन हो गया, रेसिस्टेंस। ठीक है, ठीक। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो इनवर्स ऑफ, सीधा इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा के, कंडक्टेंस को जी। बस इतनी सी बात याद रखना, सही है? इतना समझ में आया, सबके क्लियर हुआ? अब चीजें क्या आई, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया मेटल के बारे में सारा कुछ। अब चीजें आई हमारे पास, क्या है, मेटल है क्या हमारे पास, क्या सॉलिड है, नहीं है ना, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें ये सारी चीजें अप्लाई करनी है किसके लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब चीजें हमारी थोड़ी थोड़ी, जो अभी तक तो पुराना चल रहा था, नींद भी आ रही होगी बहुत से लोगों को, सो जाओ, ठीक है, अब सोने, मुंह धो लो, हाँ वीडियो, ठीक है ना, आप लोग क्या काम करो, मुंह धो के आओ फटाफट से, चलो। देखो अब हमने क्या काम करना है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार किया था, इसके लिए रेसिस्टेंस निकालना है, इसके लिए रेसिस्टेंस आ जाएगा तो कंडक्टेंस आ जाएगी, कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, है ना, रेसिस्टिविटी भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस कैसे निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, लिक्विड है, कहाँ लेके घूमोगे, कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या काम किया, इस लिक्विड को एक गैस गिलास की रॉड में भर दिया, सही है। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना, अब हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। जरा देखो फटाफट से, तो मैं मिटा दूं इसको, कुछ क्यों रहे हो, मिटाना है। तो मैंने एक गिलास की रॉड ली, इस गिलास की रॉड में जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट था उसको फिलअप कर दिया और इसमें छेद फोड़ दे तो लीक हो जाएगा मामला, है ना। और इसमें से तार निकाल के यहाँ पे रॉड कनेक्ट कर दी मेटल की, वही जिनको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या कर दिया आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक अपना सॉल्यूशन।
और इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे, वेट स्टोन ब्रिज, फिजिक्स में आता है वेट स्टोन ब्रिज, है ना। वेट मतलब क्या चल रहा है भाई, वेट का मतलब क्या है, स्टोन का मतलब पत्थर, और ब्रिज का मतलब पुल, ऐसा कुछ पुल है। चलो हमने क्या काम किया, इसको कनेक्ट किया किससे, वेट स्टोन ब्रिज से। देखना गंदा सा डायग्राम बनेगा। हमने इसको जैसे ही वेट स्टोन ब्रिज से इसको कनेक्ट किया तो हम लोग वो रीडिंग लेने वाले हैं जिसमें ये क्या लगा है बीच में, वोल्ट मीटर, है ना। जहां पे आपकी ये रीडिंग या गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, जहां पे आपकी रीडिंग क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां से आप स्विच ऑन करोगे, देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये RE, ये क्या है RE। ये जो रेसिस्टेंस है ये हमारे पास नोन है और ये रेसिस्टेंस कैसा होगा, अननोन। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रीडिंग डिटेक्ट करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा और इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी, तो उस केस में RE अपॉन R1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R2, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहां से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे एक छोटा सा तरीका है। अब चालू करो, अब बाबा रेसिस्टेंस तो निकाल दिया, सर एक बात बताओ, कंडक्टिविटी निकालने के लिए कोई तरीका है, इन्वर्स करना, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, उससे पहले आगे समझना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया ना, पक्का। अब देखो आगे, अब आपका इंपॉर्टेंट चीज आना है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करोगे, सही, जो कि आपकी कंडक्टेंस के फॉर्म में आएंगे, सही है। तो कंडक्टेंस को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, देखो मोलर कंडक्टेंस आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, तो इस तरीके से कंडक्टेंस आने वाली है। तो अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इन्हीं कंडक्टेंस के बारे में, और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, ये सब चीज आने वाली है। अब आप ही सोचो एक बात, अगर आप ही इस टाइम पे होते कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो आप क्या क्या चीज कैलकुलेट करते, भाई रेसिस्टेंस निकालते, कंडक्टेंस निकालते, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते और उस टाइम पे देखते क्या कि कंडक्टेंस जो है आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कोई सी किसी के दिमाग में मैं तो कुछ ना करता, ये जो गिलास की रॉड है ना इसे फोड़ देता, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक चीज, आप अगर इंडस्ट्री है सोचो आपकी, तो आप ये चीज भी तो कैलकुलेट करोगे कि मैं कितना करंट पास करूं इसमें से और मेरे पास कितना जो मेरा केमिकल बनना है कितना बने। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर है सब लोगों को, ठीक। बहुत आसान सा टॉपिक है, इतनी चीज समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर।